Middle East Europe Economic Mega Corridor project was signed at the G20 at a time where US President is touted to be a counter to China's ambitious Belt and Road Initiative. So India will be connecting to the Middle East via United Arab Emirates, then Saudi Arabia, Jordan and Israel, an important country with the trade route that is connecting India. From there it will enter into Europe via Italy, France and Germany. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर देगा वाया मिडिल ईस्ट। यह इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सो डैट जो दो जियो पॉलिटिकल राइवल्स हैं इजराइल एंड सऊदी अरेबिया जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे वह डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने को आतुर है। इनफैक्ट 2023 में हुए G20 सम्मेलन के दौरान यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया एंड व्हाइट हाउस ने जो पेपर पब्लिश किया है उसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग फैक्ट है। सेकेंड वाला तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। द फर्स्ट जो कि बताता है इस कॉरिडोर में दो ट्रांजिट रूट होंगे, एक जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा, सेकेंड जो मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करेगा। नाउ द सेकेंड एंड सरप्राइजिंग पॉइंट, व्हाइट हाउस के इस पेपर में लिखा गया है कि यूएस जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया, इसराइल, यूएई, जॉर्डन, ऑल्सो ग्रीस, फ्रांस, इटली, इन सबको अर्ज कर रहा है कि जितने भी डेवलपमेंट एंड कमिटमेंट से रिलेटेड काम है इन सबको 2 महीने के भीतर भीतर कंप्लीट करो। लाइक फंडिंग कहाँ से आएगी, कौन सा कंट्री किस सेक्टर में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो जितने भी लीगैलिटी बैरियर्स हैं उन सबको कंप्लीट करो। जैसे एग्जांपल इंडिया मोस्ट प्रोबेबली रेलवे सेक्टर में अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक करें सो डैट कोई लीगैलिटी बैरियर्स ना रहे। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि भैया इस कॉरिडोर में तो यूएस है ही नहीं, ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर यूएस इतना क्यों एक्साइटेड है? उसके प्रेसिडेंट इसको लॉन्च कर रहे हैं, व्हाइट हाउस पेपर निकाल रहा है, प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि 2 महीने में जितना जल्दी हो सके 2 महीने में सबको कंप्लीट करो सो डैट प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्टली कंप्लीट हो। क्यों? बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना क्यों? खैर सोचोगे भी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे इस कॉरिडोर से चाइना को क्या इफेक्ट होगा, वह इतना नर्वस क्यों है, ये टर्की वाले चचा ये क्यों बौखलाए हुए हैं, एंड चार बाप वो जो इंडिया ने इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद डेवलप किया था, क्या इंडिया उसको रिटर्न कर देगा? सब जानेंगे इस वीडियो में। इन सारे सवालों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है असीम प्रकाश, लेट्स स्टार्ट। साल 2013 में ओल्ड सिल्क रूट को रिवाइव करने के नाम पर चाइना लॉन्च करता है BRI। पर चाइनीज गवर्नमेंट तो चाइनीज गवर्नमेंट है, उसका मेन मोटिव ट्रेड से कहीं ज़्यादा छोटे और इकोनॉमिकल वीकर कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाना था। एंड इसी चाइनीज मूव को काउंटर करने के लिए 2022 में G7 कंट्रीज ने लॉन्च किया PGII और अब 2023 में BRI को काउंटर करने के लिए आईमेक को लॉन्च किया गया है। और यह आईमेक पूरी तरह से सप्लाई चेन रूट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स के एरिया को चेंज करके रख देगा जो डायरेक्टली चाइना को हिट करेगा एंड इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। पर क्या सिर्फ चाइना को हिट करके यूएस से इतना एक्साइटेड है या फिर यूएस के टारगेट्स कुछ और भी हैं? और भी हैं, बिल्कुल है। यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो कि इंडिया को रसिया से जोड़ता है वाया ईरान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अभी के लिए यह रूट उतना ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, उतनी ज़्यादा इस रूट से ट्रेड नहीं हो रही है बिकॉज ईरान एंड रसिया दोनों पर भर भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। बट इन फ्यूचर कभी तो ये सैंक्शन हटेगा, कभी तो ये रूट प्रोग्रेस करेगा, ग्रोथ करेगा एंड यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके दो अनफ्रेंडली कंट्रीज पे इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़े। अभी ही यूएस इतना परेशान है कि रसिया पे इंडियन डिपेंडेंसी आर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा है। यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि और भी डिपेंडेंसी बढ़े, इसीलिए आईमेक को यूएस इतना ज़्यादा पुश कर रहा है। पर क्या इंडिया आईमेक के लिए ईरान में डेवलप किए गए चाबार पोर्ट को छोड़ देगा जो कि इतने सारे सैंक्शन के बावजूद इंडिया ने बनाए हैं और ऑपरेशनल भी है? सैडली जब तक ईरान एंड रसिया पर भर भर के सैंक्शंस लगे हैं इंडिया इस पोर्ट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकता। मैक्स टू मैक्स हम रसिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान इन्हीं से ट्रेड के लिए इस पोर्ट को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए तो यह पोर्ट रिटर्नेंट ही है। अभी इंडिया के लिए आईमेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम एट दिस पॉइंट। पर ये टर्की वाले चचा ये काहे गुस्साए हुए हैं, इनका क्या काम है? आपको बताते चलो।
ओल्ड सिल्क रूट के वेस्टर्न पार्ट पर पूरी तरह से ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा था। यही इस रूट को कंट्रोल करते थे। सो हिस्टोरिकली सिल्क रूट पे या फिर एशिया से जो यूरोप को व्यापार होता था उस पर ऑटोमन साम्राज्य, जो कि अब टर्की है, उसका बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाजी होता था। पर इस आईमैक में टर्की को हमने इग्नोर कर दिया है। वो इसमें इस प्रोजेक्ट के किसी भी प्रारूप में कहीं से भी प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए ये चर्चा बौखलाए हुए हैं। और इन सबके बीच मुझे सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लगा, आई वॉज अमेज्ड बाय दिस स्टेटमेंट, वो था रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का। पुतिन साहब से जब पूछा गया आईमैक कॉरिडोर के बारे में तो उन्होंने लिटरली कहा कि ठीक है आईमैक बनेगा, बहुत ज़्यादा उस रूट पे ट्रैफिक्स होंगे, सो टाइम लगेगा। सो टाइम बचाने के लिए जब वो रूट बहुत बिजी हो जाएगा तो लोग अल्टीमेटली नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को भी यूज़ करने लगेंगे एंड यह इस रूट के लिए भी अच्छा होगा, यह रूट भी ऑपरेशनल होगा। सो लाइक ऑप्टिमिस्ट पुतिन साहब बहुत हैं, दैट्स वाई वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ वी विल सी द कंक्लूजन। यह कॉरिडोर रीजनल सप्लाई चेन्स को तो सिक्योर करेगा ही, उसके साथ ही इम्प्रूव, एक्सेसिबल एंड रिलायबल बनाएगा। प्लस इस कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल्स बिछाए जा रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन एक्सपोर्ट के लिए पाइपलाइन भी बिछाए जा रहे हैं। We all hope that this corridor will increase efficiency, reduce cost, enhance economic unity, generate jobs, and lower the greenhouse effect for our environment, so that it result in transformative integration of Asia, Europe, and Middle East. ये लास्ट वाला लाइन मैंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो कि व्हाइट हाउस ने निकाला था वहाँ से चेप दिया है। बाय द वे, so this was the video on IMAC and I was Asim Prakash. Peace out. Bye bye.